सुबह 9 बजे राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़-भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे विवेक अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय अभिषेक आता है और विवेक के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है कि अरे यार विवेक, तूने तो हद कर दी यार, तेरी शादी को अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस आने लगा। यार पत्नी के साथ छुट्टियाँ मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घुमा फिराकर मौज करा। अभिषेक बोला जा रहा था लेकिन विवेक था कि अपना सर ही नहीं उठा रहा था। यह देखकर अभिषेक ने गंभीर होकर पूछा, यार सब ठीक तो है? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? विवेक तब भी चुप था। यह देखकर दोस्त ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? भाभी यार तू कुछ बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है? विवेक ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अनीता मेरे जैसी है ही नहीं। वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, यार हमेशा गीता पढ़ना, हमेशा प्रार्थना, प्रभु प्रभु कहना, ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ, गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्त ने कहा, अभी तो तू तो हिंदू है ना? तो लेकिन हम सब कभी कभी ही मंदिर जाते हैं यार। हर समय धर्म और संस्कृति की बातें, ये सब अच्छा नहीं लगता, दिखावा लगता है। जैसे मैं अपने घर में किसी मंदिर में रह रहा हूँ। अभिषेक ने दिलासा देते हुए कहा, यार सब ठीक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को, दिल्ली आई है, सब कुछ सीख जाएगी। विवेक ने बात काटते हुए कहा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, चल ले। आज विवेक और अनीता को 3 महीने हो चुके, लेकिन विवेक अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह अनीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से भी बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता कि मुझे आज देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो रोज़ का बहाना हो गया। अनीता जब भी पानी या चाय देती तो विवेक उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां आपस में टच ना हो जाए। अनीता हर वो प्रयास करती कि वह विवेक को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर सजाने संवारने में लगी रहती, यूट्यूब से देखकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाती। और आज शाम विवेक गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा कि अरे घर में तो कम से कम शांति से खा लिया कर, ऑफिस मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो रहा है। तभी माँ को चुप करने के लिए तुरंत विवेक ने कहा, माँ हलवा तो बड़ा बढ़िया बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया। यह सुनकर तो विवेक को जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल में चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज़ा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि विवेक बचपन से थोड़ा ज़िद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि विवेक और अनीता को कुछ समय समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा। वो अनीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में अनीता ने अपनी सासू माँ को सगे माँ से बढ़कर माना था। माँ को बचपन में ही खो दिया था अनीता ने। पिता ने ही माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहा था, बिटिया आज से ससुराल ही तेरा अपना घर है। अनीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन विवेक का यह स्वभाव उसे पल पल कांटे की तरह चुभ रहा था। वह अपने घर में ही ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो विवेक के लिए बोझ हो। अनीता ने ठान लिया कि अब वह ज़्यादा चुप नहीं रहेगी और विवेक से इस बारे में बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, वो क्या गुनाह की सज़ा सह रही है। उसने कभी कहीं ऐसा नहीं सोचा था। विवेक ने चिल्लाया, माँ ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, टिफ़िन दे दो। अनीता ने टिफ़िन उठाकर विवेक की ओर बढ़ाते हुए दिया। जैसे ही विवेक ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, अनीता ने उसका दूसरा हिस्सा छोड़ा ही नहीं और बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, आप मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे पापा के घर छोड़ आओ। विवेक ने कुछ बोल ही नहीं पाया और धीरे से बोला, ओके देखता हूँ। अनीता की बात विवेक के कानों में गूंज रही थी। उसने पूरे दिन कोई काम नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। मेरे जीवन में ये किसकी गलती है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? अनीता इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है? वो अपने घर चली जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों में मैं तलाक के पेपर भी तैयार करवा लूँगा, वो भी किसी और से शादी कर लेगी और मैं भी आज़ाद। वह इसी उधेड़-बुन में पूरे दिन कुछ काम नहीं कर सका। जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा माँ बिस्तर पर पड़ी है और उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। अनिंदा ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो
माँ कराते हुए कह रही, रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवाई लूँगी ठीक हो जाऊँगी। विवेक ने माँ के माथे पर हाथ लगाया तो देखा बुखार बहुत है, शरीर पूरा तप रहा था। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते अनीता ने माँ को बहुत सेवा करी और दिलासा देती रही कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया कि माँ के पेट में रसोली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत ज़रूरी है। पूछने पर डॉक्टर ने बताया 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। यह सुनकर विवेक का डर के मारे हाथ पैर काँपने लगा। वो सोचने लगा कि अभी तो शादी में इतने पैसे खर्च हुए हैं, पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन वो अस्पताल से बाहर जाकर जिसको भी फ़ोन लगाना शुरू किया, सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। अपने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से मालिक ने कहा कि लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले ही एडवांस ले चुका है। सॉरी, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो पूरे दिन तक पैसों का इंतज़ाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अंत में उसे लगा कि मुझे डॉक्टर से ही थोड़े दिन की मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2-3 दिन बढ़ा दीजिए। कहीं न कहीं से मैं लोन लेकर घर के पेपर गिरवी रखवा कर पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। थका हुआ वो अस्पताल पहुँचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों पर पड़ते हुए बोला, मुझे 2-3 दिन और वक़्त दीजिए। मैं सारा पैसा दे दूँगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूँगा। बस आप जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान शायद ज़िंदगी भर ना भूलूँ। विवेक रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी बीवी दी है। उसने सारे पैसे चुका दिए। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो चुका है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, तुम अपनी माँ को घर भी ले जा सकते हो। विवेक की बात सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ के लेडीज़ वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर पर टिकी हुई है और अनीता उनके पैरों को हल्के-हल्के से दबा रही है। विवेक को आज अपना कद अनीता के सामने छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो। ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात भगवान से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। विवेक अनीता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, अनीता कहाँ से पैसे का इंतज़ाम हुआ? अनीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, मैंने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और जो कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और अनीता का हाथ विवेक के हाथ में रखते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मैं यही देखना चाहती हूँ। विवेक की आंख में पश्चाताप के आंसू अनीता के हाथ पर गिर रहे थे। धीरे धीरे अनीता और विवेक के बीच की दूरियां कम हो गई और वो पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगे। तो ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।